एम्स के 9 ऑपरेशन थिएटर आज दूसरे दिन भी बंद है। कल की बारिश के बाद अभी तक शुरू नहीं हुई है सर्जरी। बारिश के बाद से ही ट्रॉमा सेंटर की हालात बहुत खराब है। मरीजों को सफदरजंग अस्पताल रेफर करने के आदेश जारी किए गए हैं। तो एम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है वहां की हालत बहुत खराब है बारिश के चलते, और इसीलिए एहतियातन बड़े कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश का असर एम्स पर भी दिखा। बारिश के कारण दिल्ली एम्स के 1-2 नहीं बल्कि 9 ऑपरेशन थिएटर बंद रहे। ऑपरेशन थिएटर बंद रहने की वजह से दर्जनों सर्जरी प्रभावित हुए। खासकर उन मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिनकी सर्जरी होने वाली थी। बिजली बंद होने से न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन थिएटरों को सुबह से शाम 6 बजे तक बंद करना पड़ा। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर गया, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग की बिजली सप्लाई बंद करनी पड़ी। बिजली नहीं होने की वजह से ऑपरेशन थिएटर बंद रहे। अस्पताल के स्टोर रूम तक में बारिश का पानी भर गया। अस्पताल की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अस्पताल की सेवाएं आज भी बाधित रहेंगी। एम्स ने अपने बयान में कहा है कि इमरजेंसी सर्जरी की आवश्यकता वाले मरीजों को सफदरजंग और दूसरे सरकारी अस्पतालों में जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब देश के टॉप अस्पतालों में गिने जाने वाले एम्स का ये हाल है, तो फिर अलग अलग राज्यों से यहाँ इलाज कराने पहुँचने वाले मरीजों का क्या हाल होगा। और नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक बड़ा एक्शन सामने आया है। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक गिरफ्तार हो गए हैं। स्कूल का वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम भी गिरफ्तार हो गया है। दोनों आरोपियों को हजारीबाग से अब पटना लाया जा रहा है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज और एक और अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम तीनों को हजारीबाग से लेकर पटना पहुंची है। सीबीआई ने स्कूल प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल सहित करीब 10 लोगों से पिछले 4 दिनों तक लंबी पूछताछ की है। इसके बाद प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को कल गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई टीम ने पटना के रामकृष्ण नगर क्षेत्र से अधजला प्रश्न पत्र बरामद किया था। इस प्रश्न पत्र के सीरियल नंबर की जांच से पता चला है कि यह हजारीबाग के मंडई रोड में ओएसिस स्कूल स्थित एग्जाम सेंटर का है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम को हजारीबाग में पेपर लीक के पुख्ता सबूत मिले हैं। एजेंसी ने उन बॉक्सों को भी जब्त किया है जिसमें प्रश्न पत्र हजारीबाग पहुंचे थे। हजारीबाग में प्रश्न पत्र कुरियर कंपनी के एक रिमोट एरिया स्थित सेंटर पर पहुंचे थे और इसके बाद प्रश्न पत्र के ट्रंक बैंक तक ई रिक्शा से पहुंचाए गए थे। बैंक में भी प्रश्न पत्रों को रिसीव करने से लेकर उनके रख रखाव में लापरवाही की बात सामने आई है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया है। यूजीसी नेट परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया गया है। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच अब परीक्षाएं होंगी यूजीसी नेट की। सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा 25 से 27 जुलाई के बीच कराई जाएंगी और सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी। नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में हुए हंगामे के बीच एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बीते दिनों यूजीसी नेट परीक्षा को भी रद्द कर दिया था। साथ ही सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया था। अब एनटीए ने इन परीक्षाओं को लेकर नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। एनसीईटी 2024 की परीक्षा 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जबकि सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा 25 से 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी। वहीं यूजीसी नेट की परीक्षा अब 21 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच आयोजित की जाएगी। तीनों ही परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित यानी ऑनलाइन होंगी। इससे पहले इसी महीने की 18 तारीख को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की गई थी। यूजीसी नेट की परीक्षा होने के एक दिन के बाद ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे रद्द करने की घोषणा की थी। इस बीच एनटीए के तत्कालीन डीजी को हटाकर नए डीजी की तैनाती भी की गई है। अब उनके नेतृत्व में नए तरीके से परीक्षाओं को आयोजित कराने के लिए नई तारीखों का ऐलान किया गया है। एनटीए ने यह भी कहा है कि ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2024 पहले से तय तारीख के अनुसार 6 जुलाई 2024 को ही आयोजित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे से जुड़ी हुई। पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे। रूस के बाद ऑस्ट्रिया दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया में रहेंगे पीएम मोदी।
करीब 5 वर्षों के बाद पीएम मोदी रूस का दौरा करेंगे। 8 और 9 जुलाई को पीएम मोदी रूस की राजधानी मॉस्को में रहेंगे, जहां उनकी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी। पीएम मोदी की यात्रा की तैयारी में भारत और रूस के अधिकारी जुट चुके हैं। पीएम मोदी ने सितंबर 2019 में रूस का दौरा किया था। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कई बार मुलाकात हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने पिछली बार 2022 में उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में इटली में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद महत्वपूर्ण है। रूस के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया जाएंगे। 9 और 10 जुलाई को वो ऑस्ट्रिया में रहेंगे, जहां कई महत्वपूर्ण बैठकों में वो शामिल होंगे। पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा इस लिहाज से भी खास है कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच स्टार्टअप और हाईटेक क्षेत्रों में संबंध मजबूत हो सकते हैं। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है और राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST और OBC के पदों पर नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए हैं। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से परेशान एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल एस को भी वोट बैंक की चिंता सताने लगी है। पार्टी की मुखिया और मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर कहा कि SC, ST और OBC उम्मीदवारों को योग्य नहीं है कहकर नियुक्ति नहीं दी जा रही है और बाद में उन पदों को अनारक्षित घोषित किया जा रहा है। अनुप्रिया ने इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की है। अनुप्रिया ने लिखा है कि सिर्फ हस्ताक्षर वाली नौकरी में SC, ST, OBC कोटे वाले पद सामान्य श्रेणी में डाले जा रहे हैं। योग्य SC, ST, OBC कैंडिडेट न मिलने पर ऐसा हो रहा है और उसे नॉट फाउंड सूटेबल घोषित कर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट की भर्ती हो रही है। इस तरह सिर्फ इंटरव्यू वाली नियुक्ति में SC, ST, OBC की अनदेखी हो रही है। कुछ विश्वविद्यालयों में पद अनारक्षित किए जाने की भी खबर है। अनुप्रिया पटेल ने मांग की है कि योग्य उम्मीदवार न मिलने पर पद अनारक्षित न किए जाए, बल्कि SC, ST, OBC वाले पद उन्हीं को दिए जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाकर योगी सरकार को घेरा था और अब चुनाव के बाद सहयोगी दल भी हमलावर हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब लखनऊ में यूपी बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई और विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा हुई। MLC किसे बनाया जाए, इस पर भी इस बैठक में मंथन किया गया। यूपी के विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। इनमें से 9 सीटें वो हैं जहां के विधायक अब लोकसभा के सांसद बन गए हैं। 9 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर RLD का कब्जा था। इसके अलावा एक और विधानसभा सीट पर चुनाव संभावित है, क्योंकि कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को कोर्ट से सजा हो गई है। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। वैसे ये मामला अभी हाई कोर्ट में है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी हर हाल में उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है। इसलिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय हुआ कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का पैनल अगली बैठक में तय होगा। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद की सीट के उपचुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन पत्र 2 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा परिषद के प्रत्याशी के चयन के लिए 3 नेताओं का पैनल तैयार किया गया है और आम सहमति से फैसला हुआ है कि पिछड़े समाज से किसी नेता को टिकट मिले। और इस बीच हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। पंचकुला में आज सुबह 10 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक है। अमित शाह समेत बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा में इसी साल अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव होना है। इसे देखते हुए बीजेपी ने राज्य में अपनी चुनावी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। आज पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव, राज्य के मुख्यमंत्री नायाब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के संकल्प के साथ मैदान में उतर रही बीजेपी के लिए ये बैठक काफी अहम होने वाली है। इसमें पार्टी के जिला और मंडल स्तर के करीब 2500 कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। इस बैठक में प्रमुख तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के पदाधिकारियों को चुनाव जीतने का मंत्र देंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी हरियाणा की 90 सीटों में से 46 विधानसभा सीटों में पिछड़ गई थी और इसे देखते हुए पार्टी करीब 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।
और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद उनका स्वागत किया है और राहुल ने उनसे फोन पर बातचीत भी की है। यह रिपोर्ट देखिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद राहुल गांधी ने उनसे फोन पर बातचीत की। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। हेमंत सोरेन से फोन पर बात कर अपनी खुशी जाहिर की। जो संविधान की रक्षा की भावना लेकर चलते हैं, सत्य खुद उनकी रक्षा करता है। करीब 5 महीने पहले जमीन घोटाले के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद झारखंड की राजनीति में तूफान आ गया था। यहाँ तक कि गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को इस्तीफा भी देना पड़ा और चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब 5 महीने के बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की सत्ता अपने हाथ में लेते हैं या फिर चंपाई सोरेन ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और अब खबर बिहार से, जहां पुलों का गिरना लगातार जारी है। मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक और निर्माणाधीन पुल गिर गया। पिछले 9 दिनों के अंदर बिहार में पुल गिरने की ये 5वीं घटना है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। भूतही बलान नदी पर पुल का निर्माण चल रहा था। करीब आधे पुल का निर्माण हो चुका था। गर्डर के लिए शटरिंग बनाया गया था, लेकिन गर्डर गिर गया। 4 पिलर वाले इस पुल निर्माण के लिए 2 पिलर के बीच बीम ढालने के लिए शटरिंग का काम किया गया था। लोग पुल निर्माण में अनियमितता का भी आरोप लगा रहे हैं। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने निर्माणाधीन पुल का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, 9 दिन के अंदर बिहार में ये 5वां पुल गिरा है। 26 जून को किशनगंज में कनकई नदी का पुल पानी का दबाव नहीं झेल सका था। पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुल का पिलर करीब 1.5 फीट तक नीचे दब गया। उससे पहले 23 जून को मोतिहारी में भी एक पुल ढह गया था। ये पुल ढलाई के तुरंत बाद ही गिर गया था। पुल गिरने की ऐसी ही एक घटना 22 जून को सिवान में भी घटी थी। सिवान में गंडक नदी पर बना पुल अचानक भरभरा कर गिर गया। बिहार में पुल टूटने की एक और घटना अररिया में भी घटी। अररिया में 18 जून को एक पुल खोखले सिस्टम का शिकार हो गया। ये पुल बकरा नदी पर बना था और देखते ही देखते धंस गया। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई है। दीवार गिरने से 3 बच्चों समेत 3 बच्चों की मौत और 5 लोग घायल बताए गए। निर्माणाधीन मकान के पास ये बच्चे खेल रहे थे, तभी ये दीवार गिरी और इसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के खोदना गांव की हैं, जहां निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय गांव में एक मकान बन रहा था। निर्माणाधीन मकान के पास ही परिवार के कुछ बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान मकान की छत भरभरा कर गिर गई। अचानक दीवार गिरने से 8 बच्चे हादसे का शिकार हो गए। दीवार गिरने के बाद आनन फानन में सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 बच्चों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 5 बच्चों को बचा लिया गया। हादसे में जख्मी हुए बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। मलबे में दबे बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। निर्माणाधीन मकान की दीवार आज गिरने से 3 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई। शेष बच्चों का हॉस्पिटल में उपचार जारी है, वो खतरे से बाहर हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा बेहतर उपचार हेतु समन्वय स्थापित किया गया है। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। और एक बड़ी खबर बता दें, अयोध्या में राम पथ धंसने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर निलंबित कर दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एई और जेई सस्पेंड कर दिए गए हैं इस मामले में। अयोध्या में पहली बरसात के बाद ही राम पथ में जगह जगह गड्ढे दिखाई देने लगे। सड़क धंस गई, जगह जगह जल भराव हो गया। अयोध्या रेलवे स्टेशन के सामने की बाउंड्री वॉल गिरकर ढह गई और ये तस्वीरें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक वायरल हो गई। योगी सरकार ने इसके बाद सख्त एक्शन लेते हुए निर्माण में लापरवाही बरतने के आरोप में पीडब्ल्यूडी विभाग के 3 इंजीनियरों, अयोध्या के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, एआई अनुज अग्रवाल और एक जेई को निलंबित कर दिया है।
अयोध्या में शहादतगंज से लेकर नया घाट तक 13 किलोमीटर लंबे राम पथ पर 20 से अधिक स्थानों पर सड़कें धंस गई थी। आनन फानन में सड़कों के गड्ढों को भर दिया गया, लेकिन अलग अलग स्थानों पर गड्ढे दिखाई देने लगे। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है। TV9 भारतवर्ष ने ये भी दिखाया था कि पहली बारिश के बाद अयोध्या के कई इलाकों में कैसे पानी भर गया था। जलवानपुरा में जल जमाव से हालत बेहद खराब हो गए थे। लोगों के घरों में पानी घुस गया था, सड़कें डूब गई थी। इसके बाद अधिकारियों की नींद खुली और वो हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। और महाराष्ट्र के जालना में भीषण सड़क हादसा हुआ है। भीषण हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो जालना में भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें भी आ गई हैं। 6 लोगों की मौत हो गई है इस दर्दनाक हादसे में। महाराष्ट्र के जालना में ये दर्दनाक हादसा हुआ। 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। 6 लोगों की इस भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई। और दिल्ली एम्स से जुड़ी हुई एक अगली बड़ी खबर आ रही है। एम्स ट्रॉमा सेंटर में अभी भी ऑपरेशंस बंद हैं। न्यूरो विभाग में ऑपरेशन शुरू हुआ। कल की बारिश का एम्स पर भी सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 9 ऑपरेशन थिएटर्स को कल बंद करना पड़ा था। और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, कल की बारिश का असर अस्पतालों पर भी पड़ा है। 9 ऑपरेशन थिएटर को बंद किया गया। क्या कुछ राहत आज मिल पाई है और कब तक जो बंद पड़े ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनको कब तक शुरू कर लिया जाएगा? विपिन, दिल्ली एम्स में 2-3 जगह है जहां पे ऑपरेशन होती है। एक तो नई राजकुमारी ओपीडी कॉर में भी ऑपरेशन का उन्होंने किया है। दूसरा की एम्स ट्रॉमा सेंटर है। तीसरा जो है वो CN सेंटर है, कार्डियो न्यूरो सेंटर है। तो कल शाम से कार्डियो न्यूरो सेंटर वाला ओटी तो शुरू हो गया था, पर ट्रॉमा सेंटर में अभी जो है वो ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया है। इतना जरूर है कि ट्रॉमा सेंटर के पानी को निकाल दिया गया है और वहाँ बहुत तेजी से काम चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द शुरू हो जाएगा। परेशानी सीपेज को लेके है। प्रशासन का मानना है कि सीपेज इन्फेक्शन का कारण होता है और ओटी को पूरी तरीके से स्टेराइल होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा सा भी सीपेज या कुछ भी हुआ तो इन्फेक्शन कर सकता है। यही वजह है कि डॉक्टरों ने एहतियातन अभी तक वहां पे ओटी शुरू नहीं किया है। बिल्कुल कुंदन, एहतियातन ऑपरेशन थिएटर्स को बंद किया गया था। कुछ थिएटर्स को शुरू कर लिया गया है और बाकी को शुरू करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया कुंदन इस जानकारी के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज से शुरू हो गई है बाबा अमरनाथ यात्रा। बालटाल और पहलगाम से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना। बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे श्रद्धालु। 4603 यात्रियों का ये पहला जत्था है जिसे रवाना किया गया। अमरनाथ गुफा के रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे श्रद्धालु उत्साह और भक्ति से भरे हैं। बालटाल से यात्रियों का ये जत्था 52 दिवसीय अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। ये यात्रा 2 मार्गों से हो रही है। इसमें से एक गांदरबल में 14 किलोमीटर वाला छोटा लेकिन खड़ी चढ़ाई वाला बालटाल मार्ग शामिल है। यहाँ का रास्ता जो है वो कम फासला रखता है। अगर हम अनंतनाग पहलगाम नुनवन बेस कैंप के वाले रास्ते से बात करें तो 2 दिन वाला वो रास्ता है, जबकि यहाँ पे एक ही दिन में अगर हम कहें एक भक्त जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करके आ सकता है। दूसरा मार्ग अनंतनाग में 48 किलोमीटर लंबा पारंपरिक पहलगाम मार्ग है जो बालटाल की अपेक्षा आसान है लेकिन ज्यादा वक्त लगता है। इससे पहले कल 4603 तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था बालटाल और पहलगाम बेस कैंप पहुंचा। ये श्रद्धालु 231 गाड़ियों में सवार होकर जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास बेस कैंप से 3 लेयर सुरक्षा के बीच रवाना हुए थे। और बालटाल मार्ग से श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया। ग्राउंड जीरो से संवाददाता महराज अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। श्री अमरनाथ जी वार्षिक यात्रा 2024 आज से औपचारिक तौर पर जो है कहा जा सकता है कश्मीर संभाग से शुरू हो गई है। हम अभी बालटाल से आगे दोमेल बेस कैंप में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यात्री जो है वो गुफा की ओर जा रहे हैं और पवित्र गुफा में वो यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि ये छोटा मार्ग है तो कुछ ही घंटों में वो
जो है बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये माउंटेन रेस्क्यू टीम जा रही है और बिल्कुल कहे तो सुविधाओं को इस साल उच्च स्तरीय बनाया गया है। और अभी बाबा बर्फानी के भक्त जो है वो घोड़े बाई फुट और जो विभिन्न तरीकों से जिस तरीके से उनको सरल लगता है वो पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सुबह 4 बजे से यहाँ पे ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें आपको कि इस वर्ष जो उच्च स्तरीय सुविधाएं रखी गई है तो अंदाज़ा साफ लगाया जा रहा है कि इस वर्ष जो है जो यात्रियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा देखी जाएगी और कहा जा सकता है कि वो पुराने सभी वर्षों के रिकॉर्ड जो है वो तोड़ सकती है। और अमरनाथ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं से टीवी9 संवाददाता इरफान कुरैशी ने बात की। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो आज शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं पहला जत्था जो है वो यहाँ से आज पहलगाम नुनवन बेस कैंप से फ्लैग ऑफ किया गया। उनसे ही सीधे बात करते हैं। हम अयोध्या से आए हैं और यहाँ की व्यवस्था की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है और इंडियन आर्मी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम लोग अभिभूत हो गए हैं। अद्भुत, अकल्पनीय, अतुलनीय व्यवस्था है। जितनी भी देन है इंडियन आर्मी की देन है। जय जय श्री राम। जय जय भोले। आप पहली बार जा रहे हैं क्या? नहीं, दूसरी बार जा रहा हूँ। अब भोले बुलाते हैं तभी हम तब आते हैं। अभी भक्त जिसको बुलाते हैं वही आता है। हर हर महादेव। सब बढ़िया है, हाँ, सब व्यवस्था भी अच्छी है। सब इंडिया वालों को धन्यवाद। नहीं था हमको ऐसी व्यवस्था मिलेगी, ऐसी व्यवस्था मिले हमको जगह जगह पर हमारे लिए सुरक्षित सैनिक थे, इसलिए बहुत अच्छा प्रबंध किया है। तो साफ तौर पर ये देख सकते हैं पहला जो बैच है वो फ्लैग ऑफ किया गया आज यहाँ पहलगाम नुनवन बेस कैंप से। और साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह लगातार अब लोग जो है बेस कैंप से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। और अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा की कड़े प्रबंध किए गए हैं। पहलगाम में हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी ने। रिपोर्ट देखिए। और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है और ये जाम भी जो है वो दूर दूर तक लगा हुआ है क्योंकि यहाँ से अब जो है ये पूरा रूट जो है बेस कैंप का है और उसके चलते सुरक्षा जो है वो चप्पे चप्पे पर लगाई गई है। 3 टायर सुरक्षा जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए लगाई गई है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर पहलगाम तक तैनात है और कई दिनों से लगातार ये सुरक्षा का जो ड्रिल है उसका भी हमने तस्वीरें देखी और लगातार मॉक ड्रिल्स जो है एक के बाद एक देखने को मिली। और पूरा आप मेरे कैमरामैन अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये एक तरफ केपी रोड अनंतनाग से रास्ता आते हुए दूसरा यहाँ बिजबेहाड़ा का रास्ता कनेक्ट होता है। तो ये अहम यहाँ पर चेक पॉइंट है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की अहम भूमिका रहती है। और यात्रा को सफलपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा का जो है बहुत अहम रोल है। उस तरफ देखें तो आप देख सकते हैं पुल के दोनों तरफ सुरक्षा जो है वो लगाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और खासतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार सेना के जवान भी सुरक्षा करते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अंग्रेजी अखबार में सोनिया गांधी का लेख छपा है। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत हार है। इस लेख में लिखा है प्रधानमंत्री की राजनीति नैतिक हार हुई है और प्रधानमंत्री ने खुद को ईश्वरीय शक्ति बताया। नफरत की राजनीति को जनता ने नकारा, ये भी लिखा है सोनिया गांधी के इस लेख में। इमरजेंसी के जिक्र पर सोनिया गांधी ने सवाल उठाए हैं। 1977 में जनता ने इमरजेंसी पर अपना फैसला दिया। ध्यान भटकाने के लिए स्पीकर ने इमरजेंसी की बात की। सोनिया गांधी की तरफ से आगे ये भी लिखा गया इस लेख में, प्रधानमंत्री सांप्रदायिक बात करते हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा तेज हुई है। आरोप लगते ही अल्पसंख्यकों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। कुमार विक्रांत और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, हम बड़ी बातें बता रहे हैं जो सोनिया गांधी ने लेख लिखा है, लेकिन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा तेज हुई है, इसमें ये बड़ी बात कही गई है और प्रधानमंत्री पर सीधा आरोप लगाया गया है। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने जो लेख लिखा है उसमें जो इस समय के राजनीतिक मुद्दे हैं उन सबका जिक्र किया है। चाहे इमरजेंसी की बात हो, चाहे स्पीकर पद की बात हो, जब उन्होंने वो कहती हैं कि
स्पीकर का पद हम बिना निर्विवाद रूप से, बिना चुनाव के हम चाहते थे कि सत्ता पक्ष के पास जाए, लेकिन हमको डिप्टी स्पीकर परंपरा के तहत जो दिया जाना था वो नहीं दिया गया। इस तरीके से सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान झूठ बोला, सांप्रदायिक बातें कही, तो तीखा हमला प्रधानमंत्री पर बोला है। तो जिस तरीके से सदन में शुरुआती विशेष सत्र के दिनों में दिखाई पड़ा है, सत्ता पक्ष आक्रामक है तो दूसरी तरफ सामने की ओर से विपक्ष भी आक्रामक है। तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि सड़क से लेकर संसद तक राजनीतिक मोर्चे पर जंग और तेज होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुमार विक्रांत। तो कुमार बता रहे थे एक बार फिर हमला बोला गया है, कांग्रेस लगातार हमलावर है और विपक्ष के इस बार लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसको लेकर उत्साहित भी, और इसीलिए एक बार फिर से सोनिया गांधी हमला बोलती हुई नजर आई। इससे पहले राहुल गांधी को हमने सुना, लेकिन अब सोनिया गांधी के लेख में बड़ी बातें कही गई हैं। जो बड़ी बातें हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। उन्होंने जो अंग्रेजी अखबार में उनका आर्टिकल है उसमें क्या कुछ कहा है। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत हार के रूप में सामने आया। प्रधानमंत्री की राजनीतिक और नैतिक हार इन चुनावों में हुई है। प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने ये भी कहा, सोनिया गांधी ने, प्रधानमंत्री ने खुद को ईश्वरीय शक्ति बता दिया, नफरत की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात की मेहसाणा में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सलामती के लिए अब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा की है। श्री डोलन माताजी मंदिर में सुनीता विलियम्स के लिए विशेष पूजा की जा रही है। लोग मंदिर में प्रार्थना के लिए सुनीता विलियम्स की तस्वीर हाथ में लेकर पहुंचे और स्पेस से उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। सुनीता विलियम्स के पिता दीपक पांड्या गुजरात के मेहसाणा के रहने वाले थे। इस वजह से यहाँ का हर शख्स उनके साथ जुड़ाव महसूस करता है। दरअसल सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा उन्हें और उनके साथी बूच विल्मोर को वापस लाने की मशक्कत में लगा है। 5 जून को स्पेसक्राफ्ट ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेस स्टेशन में गई हैं, वो स्पेसक्राफ्ट की पहली मानव युक्त ट्रायल उड़ान थी, यानी पहली बार इस कैप्सूल में इंसान बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहा था। बताया जा रहा है कि स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने के कारण उनकी वापसी में परेशानी आ रही है। उनकी वापसी 13 जून को होनी थी, जो अभी तक नहीं हो पाई है। और भारतीय मूल की वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष से लौटने पर पूरी दुनिया में सस्पेंस बना हुआ है। सुनीता की अंतरिक्ष से वापसी पर आज दोपहर 1:50 पर देखिए खास शो। ये वापसी नहीं आसान। और सेना युद्ध के मैदान में सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि समाज में सेवा की भी एक बड़ी मिसाल है। बात भारतीय नौसेना के उस कदम की जिसे सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। कपड़ों में लिपटी अत्याधुनिक मशीनों के सपोर्ट के सहारे ये महज 3 दिन की मासूम बच्ची है। इसकी हालत काफी गंभीर बताई जाती है। मासूम को लक्षद्वीप से कोच्चि बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया, जिसमें इंडियन नेवी के जांबाजों ने अहम भूमिका निभाई। भारतीय नौसेना की सेवा की ऐसी ही कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें 2 और गंभीर रूप से बीमार लोगों को लक्षद्वीप के अगत्ती से कोच्चि पहुंचाया गया। बताया जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की ओर से मदद मांगे जाने पर दक्षिणी नौसेना कमान ने मोर्चा संभाला और तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। दरअसल मॉनसून की जबरदस्त बारिश की वजह से ऑपरेशन बेहद मुश्किल था, लेकिन मौसम की कठिन चुनौती को जवानों ने स्वीकार किया और सहायता के लिए आईएनएस गरुड़ की ओर से नौसेना का एक डॉर्नियर तैनात किया गया। संकट मोचक की तरह जवानों ने बीमार लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। मानवीय सहायता की ये मिसाल सराहनीय है। और आइए बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में आज टीम इंडिया की टक्कर दक्षिण अफ्रीका से होने वाली है। पूरे टूर्नामेंट में दोनों टीमें अजेय रही हैं। ये मैच बारबाडोस के केंसिंगटन ओवल मैदान पर खेला जाएगा। 10 साल बाद टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है, जहां एक बार फिर से इतिहास रचने का मौका है। टीम इंडिया को 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप में खिताब का इंतजार है।
अगर रोहित की अगुवाई में टीम इंडिया फाइनल की बाजी अपने नाम करती है तो फिर धोनी के बाद रोहित T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले दूसरे कप्तान बन जाएंगे। इस T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर अब तक शानदार रहा है। टीम इंडिया पूरे टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं हारी है। भारतीय बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाज भी कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा शानदार लय में हैं, तो वहीं अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की स्पिन जोड़ी के साथ ही बुमराह विरोधी बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि विराट का बल्ला अब तक शांत रहा है और आज के मैच में फैंस को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भी बिना कोई मैच गवाए फाइनल तक का सफर तय किया है। केविसो रबादा और एनरिक नात्रेजे के साथ तबरेज शमसी तिगड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जबकि टीम की बल्लेबाजी चिंता का विषय है। डिकॉक को छोड़कर बाकी बल्लेबाजों ने टुकड़ों में प्रदर्शन किया है। और अब आगे खबर पाकिस्तान तालिबान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंगी तनाव हो गया है। पाकिस्तान को तालिबान की सबसे बड़ी धमकी दी गई है। तालिबान ने पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान से इस वक्त तालिबान भड़का हुआ है। तो ये बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तान और तालिबान के बीच तनातनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान से बहुत ज्यादा नाराज है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी इस वक्त जंगी तनाव बना हुआ है। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रार एक बार फिर से देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान से पाकिस्तान और तालिबान के बीच फिर एक बार जंगी तनाव चरम पर पहुंचा हुआ है। तालिबान पाकिस्तान पर इस कदर भड़का हुआ है कि डूरंड लाइन पर कभी भी बारूदों की बारिश हो सकती है। दोनों तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे सकती है, क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी दी है, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कह दिया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले तालिबान की चेतावनी आपको दिखाते हैं। और पाकिस्तान अफगानिस्तान में होगी सीधी जंग, यह कहा जा रहा है, क्योंकि तालिबान ने अब धमकी दे दी है इस पूरे मामले में। तालिबान ने क्या कुछ कहा है कि हमारे क्षेत्र में आक्रामक कार्रवाई हमें बर्दाश्त नहीं है। अफगानिस्तान में हमले के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जी हां, हमला करने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ये कहा गया है। तो हालात ऐसे हैं कि जो कोल्ड वॉर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये चरम पर पहुंच गया है। अब आपको बताते हैं कि तालिबान और टीटीपी को लेकर पाकिस्तान क्या आरोप लगाता रहा है। 2022 से टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। टीटीपी पाकिस्तान में सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। पाक में हुए कई बड़े हमलों के पीछे टीटीपी का कनेक्शन बताया जा रहा है। जी हां, तालिबान पर टीटीपी को संरक्षण देने का भी आरोप है। टीटीपी कार्रवाई के बहाने पाक सेना अफगान में हमला कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि हालांकि आपको हम बता ही रहे, पाकिस्तान और तालिबान के बीच में किस तरह से दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह बन रही है डूरंड लाइन, और डूरंड लाइन की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई बार झड़पें तक हो चुकी हैं। इसीलिए अब आप पूरे डूरंड लाइन विवाद को समझिए कि आखिर है क्या। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर की ये सीमा है, जिसे डूरंड लाइन कहा गया है। पाकिस्तान इसे असली सीमा रेखा मानता है। और अफगानिस्तान ने डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी है। तालिबान इस सीमा रेखा को मानने को फिलहाल तैयार नहीं है, और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और अब खबर चीन में आए कुदरत के आसमानी कहर की। जी हाँ, ये कुदरत का क्रोध है जिसने चीन तक में त्राही त्राही मचाई है। चीन के कई इलाके आसमानी आफत का कहर इस वक्त झेल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। लाखों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। आपदा प्रबंधन की टीमें लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। चीन से आसमानी आफत की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके, जहां सड़क पर सैलाब का नजारा दिख रहा है। ये मंजर दिख रहा है, गाड़ियां तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। लैंडस्लाइड ऐसा है कि चंद सेकंड के अंदर ही पहाड़ धड़ाम से गिरता हुआ दिख रहा है। कमोबेश दर्जनों राज्यों में हाल कुछ ऐसा ही है। मूसलाधार बारिश का कहर बरपा है, लहरों का तांडव जारी है। आसमानी आफत ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और अगली बड़ी खबर भी चीन से ही आ रही है। चीन में भीषण बाढ़ से बड़ी तबाही देखी गई है।
बाढ़ से अब तक 47 लोगों की मौत हो गई है। चीन के कई प्रांत इस वक्त सैलाब में डूबे नजर आ रहे हैं। 100 साल की सबसे भयावह बाढ़ की ये चेतावनी इस बार जारी की गई है। राहत बचाव के लिए $21 बिलियन का फंड भी जारी कर दिया गया है। तस्वीरें चीन से, जहां इस वक्त सैलाब आया हुआ है और इस सैलाब में चीन के कई राज्य बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रहे हैं। जहां ये प्रकृति के कोप का वो ट्रेलर है जिसने चीन में रहने वाले लाखों लोगों का चैन छीन लिया है। आइए आपको चीन में कुदरत के कहर की हैरान कर देने वाली एक तस्वीर दिखाते। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि चीन का हाल इस वक्त क्या है। चीन से ये तस्वीरें हैं और ग्वांगडोंग की तस्वीर है ये। 17 सेकंड की ये तस्वीर वाकई भयानक है। सड़क समंदर की तरह दिख रही है। एक साथ सैकड़ों गाड़ियां सैलाब में बहती हुई नजर आ रही हैं। और अब आपको चीन में जल तांडव की एक और तस्वीर दिखाते हैं। चीन के कई इलाकों में जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो गए हैं, लेकिन अनहुई प्रांत से आई ये तस्वीर बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ कई शहरों में भारी तबाही मची हुई है। देखिए घरों के अंदर कैसे पानी का सैलाब आया हुआ है। ये पानी घरों के अंदर तक घुस गया है। और इस बीच चीन में जल तांडव की ऐसी तस्वीर ग्वांगझी से सामने आई है। ग्वांगझी प्रोविंस में सैलाब ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। रिपोर्ट्स है कि यहाँ की नदियों में पानी 100 साल के सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, चीन ने ताइवान के खिलाफ फिर से आक्रामकता दिखाना शुरू कर दिया है। चीन के लड़ाकू विमानों और वॉरशिप ने एक बार फिर से ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ की है। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान के पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। चीन की तरफ से ताइवान के पास ये अब तक की सबसे बड़ी तैनाती माना जा रहा है। तो सवाल यही है कि क्या अब चीन किसी भी वक्त ताइवान पर आक्रमण कर देगा? चीन ने अमेरिका को जो धमकी दी है उसके मायने और मतलब क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर में चीन और अमेरिका में जंग तय हो गई है। दो महाशक्तियों में महायुद्ध की वजह बनेगा ताइवान। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में घुसकर आक्रामकता दिखाई और इसी के साथ समंदर में अमेरिका का एक्शन शुरू हो गया। चीन के 35 लड़ाकू विमान और 7 वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट के पास पहुंच गए। चीन के 33 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ भी की। चीन की इस घुसपैठ के बाद ताइवान सेना हाई अलर्ट हो गई। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान के पास अपने घातक एयरक्राफ्ट कैरियर शैंगडोंग को भेज दिया है। इतना ही नहीं, इस वक्त ताइवान के पास चीन के कई डिस्ट्रॉयर भी तैनात हैं। माना जा रहा है कि चीन ताइवान के पास चोरी से पनडुब्बी भी भेजने की तैयारी में है। चीन की इसी चाल की खबर अमेरिका को हुई तो उसने समंदर में सबमरीन हंटर डिवाइस प्लांट कर दिए। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने समुद्र में इस तरह से सबमरीन हंटर डिवाइस से प्लांट की, लेकिन चीन यहां भी अमेरिका से एक कदम आगे निकल गया। चीन की कोस्ट गार्ड ने समंदर से अमेरिका की सबमरीन हंटर डिवाइसों को निकाल लिया है। चीन इन डिवाइसों की जांच कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की धमकी दे दी है। जाहिर है, चीन के खतरनाक इरादे इस बात का संकेत दे रहे हैं कि ड्रैगन जब तक ताइवान पर कब्जा नहीं कर लेता तब तक शांति नहीं मिलेगी। अब देखना यही होगा कि अमेरिका ताइवान को चीन के चंगुल से बचा पाता है या नहीं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।